नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विद रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी एपीओ 2022 के पेपर के बारे में, जो कि प्रीवियस ईयर का पेपर है। और ये प्रीवियस ईयर का पेपर किस तरह से आया है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड कितना क्वेश्चन आया है, इंडेक्स बेस्ड कितना क्वेश्चन आया है, और रीजन एंड असर्शन से बेस्ड कितना क्वेश्चन आया है, इन सभी क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। दोस्तों, ये जो हमारा इंडियन पीनल कोड का पार्ट है, ये पार्ट नंबर 3 है। इसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया इंडियन पीनल कोड का। अब हम 50 क्वेश्चन के आगे बढ़ेंगे और 50 क्वेश्चन के आगे वाला ही क्वेश्चन हम आप लोगों को के सामने लेके आएंगे। बस 1 मिनट आप हम लोगों को समय दीजिए। बस 50 नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंच जाते हैं। उसके बाद से हम इस वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आपके सामने। जब हम 50 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, बाकी जो हमारा है इसके पीछे वाला वो आप हमारे सेकंड पार्ट में देख सकते हैं। अब देखिए, हमारा ये 50 नंबर क्वेश्चन ओवर हो गया। अब हम करते हैं स्टार्ट 51 में से। निम्नलिखित में से कौन सा वाद आपराधिक मन स्थिति दुराशय से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वाद आपराधिक मन स्थिति दुराशय से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए दिया है आर बनाम प्रिंस, ऑप्शन बी क्वीन बनाम टाल्सन, ऑप्शन सी सिराज बनाम डी रूटजन, ऑप्शन डी वारेंद्र कुमार बोस बनाम किंग एम्परर। इसमें बताया जा रहा है आपराधिक मन स्थिति मीन्स की मेंजरिया से कौन सा जो केस है जो कि मेंजरिया से संबंधित नहीं है। तो ये तीनों जो केस हैं, आर बनाम प्रिंस, आर क्वीन बनाम टाल्सन, सिराज बनाम डी रूटजन, ये तीनों के तीन केस मेंजरिया से संबंधित है। लेकिन जो वारेंद्र कुमार बोस वर्सेस किंग एम्परर का केस है, ये कॉमन इंटेंशन से संबंधित है। इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34 से संबंधित है। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, वारेंद्र कुमार बोस बनाम किंग एम्परर का वाद सामान्य आशय से संबंधित है, जबकि अन्य तीनों वाद आपराधिक मन स्थिति से संबंधित है, जो कि मेंजरिया से संबंधित था तीनों केस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा वाद दुराशय के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वाद दुराशय के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए आर बनाम प्रिंस, ऑप्शन बी क्वीन बनाम टाल्सन, ऑप्शन सी रेग बनाम गोविंदा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र राज्य बनाम एमएच जॉर्ज। तो जो हमारा संबंधित नहीं है, निगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा है, तो जो हमारा संबंधित नहीं है वो ऑप्शन सी रेग बनाम गोविंदा का मामला यहाँ पे आया। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देखिए, रेग बनाम गोविंदा का वाद में मेलविन जज ने आपराधिक मानववध तथा हत्या में अंतर को समझाया है, अतः यह दुराशय के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, जबकि अन्य सभी विकल्पों में दिए गए वाद दुराशय के सिद्धांत से संबंधित वाद है। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्न में से कौन से संयोजन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, लगभग क्वेश्चन जितने आ रहे हैं सब निगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है, सिराज बनाम डू रेडजेन, वारेंद्र कुमार घोष बनाम किंग एम्परर, अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, ये सारे केस को हम यहाँ पे देखते हैं। इसके व्याख्यान से जो आंसर सही होगा वो ए वाला होगा, 2, 3 एंड 4। प्रश्न में प्रस्तुत वादों में सिराज बनाम डी रूटजेन का वाद मेंजरिया से संबंधित होने के कारण संयोजन से सुमेलित है। शेष तीनों संयोजन गलत है, क्योंकि वारेंद्र कुमार घोष बनाम किंग एम्परर सामान्य आशय सेक्शन 34 से संबंधित है, अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य आपराधिक पर्यंत 511 से संबंधित है, तथा ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य आत्महत्या धारा 309 से संबंधित है। ठीक, आगे हम फिर एक और क्वेश्चन देते हैं इसी तरह से। ये जो क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सही होगा वो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। जो हमारा रेग बनाम गोविंदा का केस है वो हत्या से रिलेटेड है। रेग बनाम गोविंदा का केस हत्या से रिलेटेड है। महाराष्ट्र राज्य बनाम एमएन जॉर्ज का जो केस है वो हमारा दुराशय से संबंधित है। महबूब शाह बनाम किंग एम्परर जो हमारा है सामान्य आशय कॉमन इंटेंशन से संबंधित है। मैकनॉटम चित्त विकृतता से संबंधित केस लॉ है। रेग बनाम गोविंदा हत्या से, महाराष्ट्र राज्य बनाम एमएन जॉर्ज दुराशय से, महबूब शाह बनाम किंग एम्परर सामान्य आशय से, तथा मैकनाटन का वाद विकृत चित्रता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा वाद दुराशय तथा संविधिक अपराध से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए आर बनाम प्रिंस, ऑप्शन बी क्वीन बनाम टाल्सन, ऑप्शन सी ऋषिदेव पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ऑप्शन डी सिराज बनाम डी रूटजेन। जो हमारा आंसर होगा वो सी होगा, ऋषिदेव पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। व्याख्या, आर बनाम प्रिंस, क्वीन बनाम टाल्सन तथा सिराज बनाम डी रूटजेन दुराशय तथा संविधिक अपराध से संबंधित वाद है, जबकि ऋषिदेव पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का वाद सामान्य आशय से संबंधित है। सामान्य आशय डिफाइन किया गया है आईपीसी के सेक्शन नंबर 34 में, जिनमें इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन की बात की जाती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। निम्नलिखित में से कौन अपराध के लिए दायित्व के संबंध में दुराशय के सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन ए यहाँ पे जो दिया है, अभियुक्त अपने कृत्य में उन सभी तत्वों से अवगत हो जाता है जो अपराध निर्मित करते हैं। ऑप्शन बी, अभियुक्त का आपराधिक कार्य आशयित हो। सी, अभियुक्त को यह ज्ञात हो कि यह कृत्य जिसने
जिसे वह कारित करने जा रहा है अपराध है। ऑप्शन डी, चाहे उसने आपराधिक कार्य कारित किया हो या नहीं, अभियुक्त लापरवाह हो। ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। व्याख्या, चाहे उसने आपराधिक कार्य कारित किया हो या नहीं, अभियुक्त लापरवाह हो, दुरासे के सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। जबकि विकल्प ए, बी तथा सी में दिए गए कथनों में दुरासे के सिद्धांत की आवश्यकता है। फिर एक और ये क्वेश्चन आ गया, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा बी वाला होगा। ठीक, जो इसमें यहाँ पे मैं व्याख्या से आपको बता देता हूँ। सूची 1 तथा सूची 2 का निम्नवत सुमेलित करना है। दुरासे एवं संविधिक का अपराध स्वीट बनाम पार्सेल का है। दुर्घटना से संबंधित जो वाद है जागेश्वर बनाम एम्परर का है। चित्र विकृतता से संबंधित है, आर बनाम आर्नल्ड से है। दुष्प्रेरणा का वाद क्वीन बनाम मोहित से रिलेटेड है। ठीक, फिर आगे हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 58 है। नहीं, ये हो गया है। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, कॉमन लॉ में दुरासे के सिद्धांत के निम्नलिखित मान्य अपवाद हैं। कॉमन लॉ में दुरासे के सिद्धांत के निम्नलिखित मान्य अपवाद हैं। ऑप्शन ए, व्यक्तिक उत्पात। ऑप्शन बी, आपराधिक अपमान लेख। ऑप्शन सी, लोक उत्पात। ऑप्शन डी, न्यायालय की अवमानना। जो हमारा आंसर होगा वो आंसर ए होगा। ठीक, व्याख्यान से हमें पता चलेगा। कॉमन लॉ में आपराधिक अपमान लेख, लोक उत्पात तथा न्यायालय की अवमानना दुरासे के सिद्धांत के मान्य अपवाद हैं, जबकि व्यक्तिक उपताप नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 62, कॉमन लॉ का सिद्धांत यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कारित अपराध के लिए प्रतिनिधित्व दायित्व के अधीन नहीं होगा जब तक कि उसने अपराध कारित करने के लिए पूर्व में सम्मति न दी हो या अधिकृत न किया गया हो, उपर्युक्त नियम का अपवाद हो। जो ऑप्शन ए यहाँ पे बताया है लोक उपपात, ऑप्शन बी व्यापरण, ऑप्शन सी अपहरण, ऑप्शन डी द्विविवाह। तो जो यहाँ पे होगा ऑप्शन हमारा आंसर जो होगा वो लोक उपताप होगा। व्याख्यान से पता चलेगा। अपराध विधि में प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत आर बनाम हिगिंस के बाद में सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था। ब्रिटिश कॉमन लॉ में प्रतिनिधित्व दायित्व के 3 अपवाद, पहला अपमान लेख, दूसरा लेख उपताप पब्लिक न्यूसेंस जिसको कहा जाता है, तथा तीसरा न्यायालय अवमानना बताए गए हैं। ये तीनों बातें बताई गई हैं जिसमें लोक उत्पात नहीं है, लोक उत्पात है। क्वेश्चन नंबर फिर 63, कोई भी व्यक्ति दूसरे के द्वारा किए गए कार्यों के लिए आपराधिक रूप से दायित्वाधीन नहीं है जब तक कि उसने उस कार्य को प्राधिकृत न किया हो अथवा सम्मति न दी हो। कॉमन लॉ में निम्न में से कौन सा इस नियम का अपवाद नहीं है? ऑप्शन ए अपमान लेख, ऑप्शन बी प्राइवेट न्यूसेंस, ऑप्शन सी लोक न्यूसेंस, ऑप्शन डी न्यायालय की अवमानना। जो हमारा आंसर यहाँ पे होगा वो बी वाला होगा, प्राइवेट न्यूसेंस की बात कर रहा है। उपर्युक्त प्रश्नों की व्याख्या। फिर क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य विधि में दुरासे के सामान्य सिद्धांत का मान्य अपवाद नहीं है? ऑप्शन ए पब्लिक न्यूसेंस, ऑप्शन बी आपराधिक अपमान लेख, ऑप्शन सी न्यायालय की अवमानना, ऑप्शन डी मानहानि। तो जो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा वही हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। गलत उत्तर बताइए। देखिए क्वेश्चन निगेटिव वे में पूछ रहा है, गलत उत्तर बताइए। सामान्य रूप में एक व्यक्ति किसी अपराध में निम्नलिखित रूप से भागीदार हो सकता है। ऑप्शन ए जब वह स्वयं अपराध करता हो, ऑप्शन बी जब वो अपराध करने में भाग लेता हो, ऑप्शन सी जब वो घटना स्थल पर उपस्थित होता हो, ऑप्शन डी जब वो किसी अन्य व्यक्ति को अपराध कारित करने में अपना अभिकर्ता एजेंट बताता हो या प्रेरित करता हो। जो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, जब वो घटना स्थल पर उपस्थित होता हो। ठीक, घटना स्थल पर उपस्थित मात्र से कोई व्यक्ति अपराध में भागीदार नहीं हो सकता जब तक कि वह घटना घटने के कारण में सक्रिय न रहा हो। जैसे दुष्प्रेरण के उपरांत घटना स्थल पर उपस्थित हो जाना, यह उपस्थिति अपराध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। राजीव इज अ गुड स्विमर, ही फाइंड सोनी अ चाइल्ड ऑफ 6 ईयर ऑफ एज ड्रॉपिंग इन पोंड, ही कुल्ड बी सेव द चाइल्ड बट डिड नॉट डू सो। उसने ऐसा नहीं किया, वो बच्चे को बचा सकता था, वो बहुत अच्छा स्विमर था, लेकिन उसने बच्चे को नहीं बचाया। द चाइल्ड इज ड्रॉन्ड, राजीव इज गिल्टी ऑफ ऑप्शन ए मर्डर, ऑप्शन बी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ऑप्शन सी नो ऑफेंस, ऑप्शन डी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। यहाँ पे बताया गया है कि राजीव जो है एक बहुत ही अच्छा स्विमर है, उसे स्विमिंग करने बहुत अच्छा आता है, लेकिन एक 6 साल का बच्चा कहीं डूब रहा है, किसी तालाब में चाहे किसी कुएं में चाहे किसी नदी में डूब रहा है, लेकिन राजीव ने वहाँ पे उसे नहीं बचाया। अब राजीव किस प्रकार का अपराधी होगा इसी के बारे में बताना है। तो जो राजीव का अपराध होगा वो किसी भी प्रकार का अपराध नहीं होगा, क्योंकि अगर ये मोरालिटी की बात होती है, नैतिकता की बात होती है, अगर राजीव के अंदर नैतिकता थी तो वो बच्चे को बचाया होता, अगर नैतिकता नहीं थी तो वो बच्चे को नहीं बचाया।
तो यहाँ पे उसका कोई भी अपराध कारित नहीं होगा। ठीक, और इसके बाद से इसमें डिस्क्रिप्शन में हम बताते हैं, राजीव किसी अपराध का दोषी नहीं होगा। सोनी को बचाने की उसकी विधिक बाध्यता नहीं थी, क्योंकि हमारे लॉ में नहीं लिखा है कि कोई डूब रहा है तो उसको हमें बचाना है, चाहे कोई भूखा है तो हमें उसे खाना देना है। ये हमारा मोरल दायित्व होता है, ये हमारी मोरल ड्यूटी होती है कि हमें कोई भूखा है तो उसको मुझे खाना देना है। ये हमारा पिनलाइज ड्यूटी नहीं है कि हम उसको खाना नहीं देंगे तो हमें भारतीय दंड संहिता में, इंडियन पिनल कोड में हमें पनिशमेंट दिया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। को एक भिखारी को पर्याप्त खाद्य सामग्री होने के बावजूद भोजन नहीं देता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, को दोषी होगा? ऑप्शन ए किसी भी अपराध के लिए नहीं, ऑप्शन बी हत्या के प्रयास के लिए, ऑप्शन सी हत्या के लिए, ऑप्शन डी आपराधिक मानववध जो हत्या की कोटि में नहीं आता है। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन, इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन देखा है जो 64 नंबर क्वेश्चन, 66 नंबर क्वेश्चन देखा, जिसमें राजीव ने बच्ची को नहीं बचाया और जिसमें भिखारी के द्वारा भूखे रहने के बावजूद भी, एक व्यक्ति के पास पर्याप्त खाना होने के बावजूद भी उस व्यक्ति को उसने खाना नहीं दिया। इसमें उस प्रकार का आदमी के द्वारा कोई भी अपराध नहीं किया गया, क्योंकि आईपीसी में नहीं लिखा गया है कि किसी को भूखे लोगों को हमको खाना देना है। अगर हम उसको खाना नहीं देते हैं तो ये क्या होगा? अपराध होगा। इस तरह की बातें हमारे आईपीसी में नहीं लिखी है। ये हमारा मोरल ड्यूटी होता है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य होता है कि किसी भूखे को हम खाना खिला सकते हैं चाहे तो, वो हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का वो अपराधी नहीं होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 68 को एक अच्छा तैराक है, वह खो को डूबते हुए देखता है किंतु उसे बचाता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर होगा? देखिए, इस क्वेश्चन की पुनरावृत्ति बहुत बार हो रही है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, मतलब ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आईपीसी में पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके बारे में कहीं ऑफेंस के बारे में, चाहे इस चीज़ के बारे में आईपीसी में कहीं लिखा ही नहीं गया। इसीलिए लोगों को कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर डालते हैं, जिससे कि लोग कंफ्यूज हो जाए और गलत उत्तर मारें। यहाँ पे ऑप्शन होगा, कौन ने हत्या का अपराध किया, बी कौन ने हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानववध किया, ऑप्शन सी कौन ने कोई अपराध नहीं किया, डी कौन ने आत्महत्या के दुष्प्रेरण का अपराध किया। यहाँ पे भी कौन ने किसी भी प्रकार का अपराध नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे उसकी लीगल ड्यूटी नहीं थी, यहाँ पे उसकी मॉरल ड्यूटी थी। और मॉरल ड्यूटी को पूरा करने के लिए आईपीसी में नहीं लिखा गया है कि आप अपनी मॉरल ड्यूटी को पूरा नहीं करेंगे तो आपको पनिशेबल किया जाएगा बाय द आई ऑफ लॉ में। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 के। ए ने बी को डूबते हुए देखा लेकिन उसे बचाया नहीं, बी डूब गया, ए ने अपराध कारित किया, कोई अपराध नहीं कारित किया। यहाँ पे भी वही बात आती है। फिर एक और क्वेश्चन आता है 70, निम्नलिखित में से कौन सी धाराएं क्षेत्रातीत प्रवर्तन का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की 1860 में करती है? धारा 3 और धारा 4, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी धारा 5 और धारा 6, ऑप्शन सी धारा 7 और धारा 9, ऑप्शन डी धारा 10 और धारा 11। जो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा धारा 3 और 4 होगा, क्योंकि जो बात करता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की बात करता है, धारा 3 और धारा 4 में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की बात की जाती है। अगर कोई भी इंडिया का आदमी अगर विदेश में जाकर की कोई भी क्रिमिनल एक्ट करके चला आता है, किसी को चाकू मार के चला आता है, किसी को गोली मार के चला आता है, जैसे ही वो इंडिया में आता है तो उसको क्या किया जाएगा? पकड़ के ट्राइड किया जाएगा इंडिया में किसी भी कोर्ट में, जहाँ पे जिस इंडिया के धरती पे विदेश से जब भी कहीं पे भी आएगा, जैसे मुंबई बंदरगाह पे वो उतरता है तो वहाँ पे उसको पकड़ा जाएगा, मुंबई कोर्ट में उसको ट्राइड किया जाएगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 3 और 4 में क्षेत्रातीत परिवर्तन का प्रावधान करती है। जहाँ धारा 3 भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराध के दंड का प्रावधान करती है, वहीं धारा 4 में राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता के विस्तार का उपबंध किया गया है। मतलब राज्य से बाहर भी जाकर अगर कोई हमारे बाहर से कोई हमारे राज्य में अगर कोई ऑफेंस करता है तो भी हम उसको पनिशेबल करेंगे, और हमारे राज्य का, हमारे देश का कोई नागरिक कहीं बाहर जाकर का अपराध करता है तो भी हम इंडियन पीनल कोड में उसको पनिशेबल करेंगे। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 इतनी ही बात बताता है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, क्या भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत दंडनीय कोई अपराध भारत के भूमि के बाहर कारित करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी भारत के न्यायालय में उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी केवल यदि वह भारत का नागरिक हो है तब वहाँ, ऑप्शन सी यदि वह जुर्म करने के पश्चात भारत में आता है तब हाँ, ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन जो बी है हमारा वैसे ही होगा, केवल यदि वह भारत का नागरिक है तब। इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 4 सब क्लॉज 1 के अनुसार इस संहिता के उपबंध भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है ये बात। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 72 को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारतीय न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र होगा? निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारतीय न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र होगा? यहाँ पे बताया 3 कंडीशन बताया है। किसी दूसरे देश में एक भारतीय द्वारा किया गया अपराध, दूसरा बताया गया भारत में एक विदेशी द्वारा किया गया अपराध, तीसरा बताया गया भारतीय जहाज पर एक व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध। जो हमारा ऑप्शन सही होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो तीनों का तीनों सही होगा। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हम देखते हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 4 की धारा
उपधारा 1 के अनुसार यदि कोई भारतीय विदेश में अपराध करता है, यदि कोई भारतीय नागरिक विदेश में अपराध करता है जो भारतीय विधि के द्वारा विचारणीय है, जो भारतीय की विधि में क्या है, पनिशेबल है, तो ऐसा माना जाएगा कि वो अपराध भारत के भीतर किया जाएगा, भारत के भीतर किया गया। तो ये मान लिया जाएगा जो भारत में पनिशेबल है, भारत का नागरिक किसी विदेश में जाकर के कोई अपराध कर रहा है तो ये मान लिया जाएगा कि वो अपराध कहाँ कर रहा है, भारत में कर रहा है। धारा 4 की उपधारा 2 के अनुसार भारत में रजिस्टर्ड पोत या विमान पर किसी व्यक्ति द्वारा अपराध करने पर दंडनीय होगा। भारत में अगर रजिस्टर्ड है कोई भी गाड़ी, कोई भी पोत, कोई भी जहाज अगर रजिस्टर्ड है भारत में, उसे हम विदेश में लेके जा रहे हैं और उसके द्वारा अपराध कर रहे हैं, उस गाड़ी में बैठ करके या उस जहाज पे बैठ करके या उस पोत पे, नाव पे बैठ करके हम अपराध करते हैं, तो ये माना जाएगा कि वो अपराध कहाँ हो रहा है, भारत की भूमि पे हो रहा है। फिर आगे हम बात करते हैं, अपराध करने का दंडनीय होगा तथा धारा 2 स्पष्ट करता है कि भारत की सीमा के भीतर इस संहिता के विरोध में कृत्य दंडनीय अपराध है, अतः विकल्प डी सही उत्तर हमारा होगा। ठीक, देखिए कितना घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 का। जो भारत का नागरिक है, युगांडा में हत्या करता है, वह दिल्ली में पकड़ा जाता है, हत्या के अपराध के लिए वह जो कि भारत का नागरिक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, एक बार मैं आप लोगों के सामने फिर रिपीट कर रहा हूँ। जो कि भारत का नागरिक है, युगांडा यानी कि विदेश, युगांडा में हत्या करता है, वह दिल्ली में पकड़ा जाता है, हत्या के अपराध के लिए वह ऑप्शन ए केवल युगांडा में दोषी होगा, ऑप्शन बी केवल उस देश में मृतक जहाँ का नागरिक था, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों में से कहीं भी, ऑप्शन डी दिल्ली में विचारण और दोष सिद्ध किया जा सकता है। हमारा आईपीसी कहता है कि जहाँ पे भी उसको पकड़ा जाएगा पहली बार, अगर विदेश से आता है, जिस जगह उसको पकड़ा जाएगा वहीं पे ले जा करके उसको क्या किया जाएगा, ट्रायल किया जाएगा। फिर बात करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स की। भारतीय दंड संहिता की धारा 4 सब क्लॉज 1 के अनुसार भारत के बाहर और परे किसी स्थान पर भारत के किसी नागरिक द्वारा किए गए किसी अपराध को भी इस संहिता के उपबंध लागू है। दृष्टांत, अतः हत्या के अपराध के लिए वह दिल्ली में विचारण और दोष सिद्ध किया जा सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। भारतीय दंड संहिता के उपबंध, भारतीय दंड संहिता के उपबंध, ऑप्शन ए किसी ऐसे अपराध को भी लागू है जो किसी विदेशी द्वारा भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर भारत के नागरिक के विरुद्ध किया गया हो, ऑप्शन बी किसी ऐसे अपराध को भी लागू है जो किसी विदेशी भारत के किसी राजनयिक मिशन में किया गया हो, ऑप्शन सी भारत के नागरिक द्वारा भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर किए गए हैं अपराध को भी लागू हो जो उस विदेशी राज्य की विधि के अनुसार अपराध है किंतु भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध नहीं है, ऑप्शन डी भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर चाहे वह कहीं भी हो किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को लागू होगा। जो ऑप्शन डी होगा यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया है जो सेक्शन 3 और 4 जो हमारा बताता है और जो सेक्शन 2 हमारा बताता है भारत के भीतर के बारे में बताता है और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात बताता है कि अगर हम भारत के बाहर भी किसी भी अपने पोत पे, अपने विमान पे अगर हम हैं, अगर वो विदेश में भी है, अगर हम उस पर कोई भी ऑफेंस कमिट करते हैं तो ये माना जाएगा कि वो भारत के भीतर ऑफेंस हुआ है, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन से संबंधित है, जो भारत में रजिस्टर्ड पोत है, जो विमान है, वो माना जाएगा कि वो भारत की भूमि पे खड़ा है। ठीक, इसके व्याख्यान को देखिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 4 सब क्लॉज 2 के अनुसार भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर चाहे वह कहीं भी हो, कि दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी व्यक्ति द्वारा किसी किए गए अपराध को भारतीय दंड संहिता की धारा उपबंध लागू होगी। वो किसी भी कोने में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे रसिया में हो, फ्रांस में हो, जापान में हो, जर्मनी में हो, चीन में हो, कहीं पर भी हो, अगर भारत का है, एयरक्राफ्ट है, चाहे शिप है, चाहे कोई भी चीज़ हो जो कि भारत से बाहर चला गया, उस पर अगर अपराध होता है तो ये माना जाएगा कि वो भारत के भीतर ही अपराध कमिट हुआ है। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अनुसार इस संहिता के उपबंध भारत में स्थित कंप्यूटर साधन को लक्ष्य करके भारत के बाहर और परे किसी स्थान पर अपराध कारित करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू होता है? ऑप्शन ए धारा 3, ऑप्शन बी धारा 4 का सब क्लॉज ए, ऑप्शन सी धारा 4 का सब क्लॉज 2, ऑप्शन 4, ऑप्शन डी धारा 4 का सब क्लॉज 3। जो हमारा यहाँ पे धारा 4 का सब क्लॉज 3 होगा, इसी की बात कर रहा है। अगर विदेश में बैठ करके कोई हमारे देश के कंप्यूटर को क्या कर रहा है, हैक कर रहा है, जैसे पाकिस्तान में कोई बैठ करके हमारे देश के कंप्यूटर को हैक कर रहा है, तो ये माना जाएगा कि वो अपराध कहाँ हो रहा है, हमारे देश में हो रहा है। किसके द्वारा? उस व्यक्ति को, उस विदेशी के द्वारा हमारे देश में अपराध किया जा रहा है और उस विदेशी को हम क्या कर सकते हैं, पकड़ करके उसका ट्रायल कर सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2008 द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 4 के उपखंड 3 में
समानता स्थापित किया गया। इसके अनुसार इस संहिता के उपबंध भारत में स्थित कंप्यूटर साधन को लक्ष्य करके भारत के बाहर और परे किसी स्थान में अपराध कारित करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू होगा। अगर इस प्रकार से भी कोई ऑफेंस कर रहा है तो भारतीय दंड संहिता उसके ऊपर लागू होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। और एक भारतीय नागरिक इंग्लैंड में जार कर्म जो उस देश में अपराध नहीं है, और जो भारत का नागरिक है विदेश में जाकर के किसी महिला के साथ जारकर्म करता है जो कि वहाँ पे उस देश में अपराध नहीं है, ठीक, कथित अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है? तो ये पूछा जा रहा है कि कथित जो अपराध उसने जो ऑफेंस उसने कमिट किया उस ऑफेंस का विचारण किस कोर्ट में किया जा सकता है? उस देश में तो अपराध है ही नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, वह न्यायालय जिसके स्थानीय क्षेत्र अधिकार के अंदर जारकर्म किया गया हो। ऑप्शन बी, भारत के किसी स्थान में स्थित न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी का न्यायालय जहां अभियुक्त पाया गया हो। ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ऑप्शन डी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। जो ऑप्शन बी होगा वही हमारा सही आंसर होगा। इसलिए सही आंसर होगा क्योंकि भारत में रजिस्ट्रेशन किसी पोत किसी विमान की बात की जा रही थी, इसीलिए इसी तरह से हम भी भारत के ही नागरिक हैं, हमारा भी रजिस्ट्रेशन है, हमारा भी डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे हमारा भी बर्थ सर्टिफिकेट है, हम भी यहाँ के रजिस्टर्ड नागरिक हैं। अगर हमारे द्वारा विदेश में कोई अपराध किया जाएगा तो वो माना जाएगा कि वो अपराध मेरे द्वारा ही किया जाएगा और उसको ट्राइड किया जाएगा किससे? भारतीय दंड संहिता से ट्राइड किया जाएगा। जब कभी भी वो विदेश से लौट के आता है, युगांडा से चाहे किसी भी देश में गया हो, किसी भी देश से लौट के आता हो, जैसे ही जहाँ पे भी मिलेगा वहाँ पे उसको पकड़ के उसका ट्रायल किया जाएगा उस ऑफेंस के लिए। ठीक, आगे देखिए। दिल्ली में रहने वाला भारत का एक नागरिक इस्लामाबाद पाकिस्तान में हत्या करता है तथा वह बाद में मुंबई में पाया जाता है। उसके ऊपर धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अधीन मुकदमा चलाकर उसे निम्न स्थान में दंडित किया जा सकता है। ऑप्शन ए, इस्लामाबाद में। ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है हेग में। ऑप्शन सी, मुंबई में। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कहीं भी नहीं। तो जहाँ पे पहली बार पाया जाएगा, अगर अपराध करके आता है, जहाँ पे पहली बार पाया जाएगा वहीं पे उसको क्या किया जाएगा? तो उसके ऊपर ट्रायल चलाया जाएगा, उसके ऊपर विचारण किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 4 के अनुसार इस संहिता के उपबंध भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा किए गए अपराधों पर लागू होता है। इस अपराध का विचारण दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 188 के अनुसार किया जाएगा। इस बारे में भारत के नागरिक के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही की जा सकती है मानो वह अपराध भारत के अंदर उसी स्थान में उसी के द्वारा किया गया है जहां वह पाया जाता है, अतः उसे मुंबई में मुकदमा चलाकर दंडित किया जा सकता है। आईपीसी इस तरह से प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। एक भारतीय नागरिक ने इंग्लैंड में अपनी पत्नी की हत्या कर दी। भारत का नागरिक है, अपनी पत्नी का इंग्लैंड में उसने क्या किया? हत्या कर दिया। क्या उसे भारत में विचारित किया जा सकता है? ऑप्शन ए, नहीं, क्योंकि अपराध इंग्लैंड में कारित किया गया है। ऑप्शन बी, हाँ, भारतीय दंड संहिता की धारा 4 के अंतर्गत भारत में। ऑप्शन सी, उसका विचारण अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होगा। ऑप्शन डी, उसका विचारण कहीं नहीं होगा। जो ऑप्शन बी होगा वही आंसर सही होगा, क्योंकि आप लोगों को मैंने कई बार बता चुका हूँ कि भारत का नागरिक अगर भारत से बाहर जाकर के कोई भी अपराध कर रहा है तो उसके द्वारा माना जाएगा कि वो अपराध कहाँ कर रहा है? भारत में ही कर रहा है। भले से वो अपराध विदेश में कर रहा है, वहाँ पे उस अपराध का कोई सज़ा नहीं है, फिर भी वो माना जाएगा कि वो अपराध कहाँ हो रहा है? भारत में हो रहा है। जब भी वो विदेश से हमारे देश आएगा, भारत आएगा, तब उसको जहाँ पे पकड़ा जाएगा वहीं पे उसका ट्रायल चलाया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन आता है। जब सेक्शन नंबर 2, 3, 4 से जब क्वेश्चन आता है तो लोगों का दिमाग घूम जाता है आईपीसी में। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 के लिए। भारतीय दंड संहिता में पुल्लिंग वाचन शब्द का प्रयोग किया गया है। नर हेतु, नारी हेतु, हर व्यक्ति हेतु, चाहे वह नर हो या नारी, ऐसे शब्द का उपयोग इस संहिता में नहीं है। जो सेक्शन 8 में हमारा बताया गया है पुल्लिंग शब्द, जेंडर शब्द के बारे में बताया गया है, वहाँ पे मेल के लिए भी ही है, फीमेल के लिए भी ही है। ठीक, भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 की धारा 8 के अनुसार पुल्लिंगवाचक शब्द जहां प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू होते हैं, चाहे वो नर हो या नारी हो। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द का घोतक है। 15 वर्ष से ऊपर की आयु वाली किसी महिला का, 18 वर्ष से ऊपर किसी आयु वाली महिला का, 21 वर्ष से ऊपर किसी आयु वाली महिला का, या जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला का। भारतीय दंड संहिता की में बताया गया है, धारा 10 में बताया गया है कि किसी भी उम्र का अगर आज जन्म लेने से उसके मृत्यु तक का उसको क्या माना जाएगा? उसको महिला माना जाएगा। ठीक, भारतीय दंड संहिता की धारा 10 के अनुसार स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का घोतक है, चाहे वह जन्मजात बालिका हो या किसी भी आयु की महिला हो, उसको महिला हम लोग कह सकते हैं।
एक क्वेश्चन नंबर 81, पुरुष परिभाषित है। पुरुष परिभाषित है भारतीय दंड संहिता की धारा 13 में, भारतीय दंड संहिता की धारा 9 में, भारतीय दंड संहिता की धारा 11 में, भारतीय दंड संहिता की धारा 10 में। जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो हमारा 10 सही होगा। भारतीय दंड संहिता के 10 के अनुसार पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव के नर का घोतक होता है। जिस तरह से अभी फीमेल के बारे में हम लोग देखें उसी तरह मेल के बारे में भी हम लोगों ने देखा है। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। निम्नलिखित में से किस धारा में दी गई व्यक्ति की परिभाषा की प्रकृति को देखते हुए मानव वध को एक व्यक्ति द्वारा एक व्यक्ति की हत्या के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है? भारतीय दंड संहिता की धारा 13 में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी भारतीय दंड संहिता की धारा 11 में, ऑप्शन सी भारतीय दंड संहिता की धारा 9 में, ऑप्शन डी भारतीय दंड संहिता की धारा 7 में। जो हमारा आंसर होगा वो बी होगा, भारतीय दंड संहिता की धारा 11 में। भारतीय दंड संहिता की धारा 11 के अनुसार व्यक्ति की परिभाषा इस प्रकार है, कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय चाहे वो निगमित हो या नहीं, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। धारा 11 में बताया गया है 2 प्रकार की होती है, एक नेचुरल बॉडी होता है और एक लीगल बॉडी होता है। लीगल बॉडी में जैसे कि कंपनी आ गया, बिजनेस आ गया, ये भी क्या होते हैं, एक पर्सन होते हैं। इनको पर्सन की संज्ञा में दिया गया, इनको पर्सन के डेफिनेशन में इनको फॉल कराया गया है। जो किसी हत्या नहीं कर सकता है, जो नेचुरल होता है वही आदमी ही आदमी का वध कर सकता है। कंपनी किसी का वध नहीं कर सकता है, किसी को मार नहीं सकता है। अतः धारा 11 में दी गई व्यक्ति की परिभाषा की प्रकृति को देखते हुए मानव वध को एक व्यक्ति द्वारा ही एक व्यक्ति की हत्या के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है? साफ इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है। धारा 18 में इंडिया शब्द को परिभाषित किया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 18 में भारत को परिभाषित किया गया। इसके अनुसार भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का समस्त राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। अभी इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर को एक्सेप्ट किया गया है उसी तरह आपको भी एक्सेप्ट करके पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सरकार शब्द का घोतक होता है केंद्र सरकार व राज्य सरकार। ऑप्शन जो सी होता है वही हमारा सही आंसर होगा। सरकार का मतलब होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार। बस इतनी ही बात आपको जानना है। जब सरकार आएगा आईपीसी में तो हमको केंद्र सरकार और राज्य सरकार, क्योंकि हमारे पास 2 ही प्रकार के सरकार होते हैं। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 के। भारतीय दंड संहिता में न्यायालय कोर्ट ऑफ जस्टिस शब्द का घोतक है। ऑप्शन ए, उस कक्ष को जिसमें न्यायाधीश अपनी बैठक करते हैं। ऑप्शन बी, एक सिविल जज के न्यायालय का। ऑप्शन सी, ऐसे न्यायाधीश का जिसे केवल न्यायिक कार्य करने हेतु विधि द्वारा अधिकृत किया गया है। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से किसी का भी नहीं। ऑप्शन सी, ऐसे न्यायाधीश का जिसे केवल न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा अधिकृत किया गया है। वहीं जहाँ पे वो बैठ के काम करेगा उसी को कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाएगा। ठीक, आज दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 तक ही हम रखते हैं। अब नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इसमें से आगे क्वेश्चन लेके चलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लोग हमारा वीडियो देखिए और देखिए आप लोग कहाँ से क्वेश्चन आया है। जिस तरह से क्वेश्चन आया है हर एक एग्ज़ाम के हर एक क्वेश्चन के नीचे लिखा है कि ये किस एग्जाम में और कहाँ पे किस ईयर में आया है। तो आप लोग क्वेश्चन के नेचर को समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। ठीक, आप लोग इस वीडियो को देखिए और आप लोग अपने मित्रों को इसको शेयर करिए जिससे कि उनका भी भला हो सके यूपी के एपीओ के एग्ज़ाम में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।